नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत, रामनाथ कोविंद आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती, हालत फिलहाल स्थिर। बांग्लादेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शेख हसीना ने की अगवानी, कोरोना काल शुरू होने के बाद पहली विदेश यात्रा। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद, किसानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर कर रहे विरोध प्रदर्शन। बच्चों के लिए भी जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन, फाइजर बायोएनटेक ने शुरू किया बच्चों पर ट्रायल। कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए वैक्सीन का निर्यात होगा सीमित, घरेलू जरूरत होगी प्राथमिकता, जरूरत के मुताबिक होती रहेगी वैक्सीन की सप्लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर पहुंच गए हैं। कोरोना काल शुरू होने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। ढाका एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी में प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद मौजूद रही। यहां उनको ढाका में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वह बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस और शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह में हिस्सा लेंगे। वो 1971 के युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर भी जाएंगे। इसके अलावा उनका सतखीरा और ओरकांडी में मंदिरों का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मोदी ढाका में बंगबंधु बापू एग्जीबिशन का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रदर्शनी में दोनों महान नेताओं से जुड़ी कई चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा वह बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह नेशनल डे प्रोग्राम में शामिल होंगे। फिर शाम को वह बापू बंगबंधु डिजिटल वीडियो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुक्रवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के R&R आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां पर राष्ट्रपति कोविंद का रूटीन चेकअप किया गया और वह फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हॉस्पिटल ने हेल्थ बुलेटिन के जरिए इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति कोविंद ने 3 मार्च को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था। राष्ट्रपति अपनी बेटी के साथ आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे थे और वहां उन्होंने उसकी वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद उन्होंने देश में सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान चलाने के लिए डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद दिया था और पात्र लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। मुंबई के भांडुप इलाके में एक मॉल की 3री मंजिल पर बने कोविड हॉस्पिटल में बुधवार रात करीब 12 बजे आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हॉस्पिटल में भर्ती 70 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। अस्पताल में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार मॉल में अस्पताल देखा है, इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोविड पेशेंट समेत 70 पेशेंट को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी मैं तहकीकात कर रही है, लेकिन मॉल के ऊपर हॉस्पिटल ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये गंभीर बात है और जो 70 पेशेंट थे उसके बीच में 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको अपनी मुलुंड कोविड सेंटर में लेके गए हैं और बाकी पेशेंट अभी भी आपको सबने अपनी अपनी खबर रखनी है और ये चिंताजनक बात, इसकी तहकीकात में कर रहे। ड्रीम मॉल्स में ये फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी। उसके बाजू में एक सनराइज कोविड केयर सेंटर था। वहाँ पे लगभग 76 जो कोविड पेशेंट थे वो एडमिट थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। आग को नियंत्रण करने का काम चल रहा है। प्राथमिक तौर पे जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि ये आग लेवल 3 से लेवल 4 तक की है और लगभग 22 से 23 वाटर टैंक जो है वो आग को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया है। मोर्चा के मुताबिक देश के तमाम किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों, बार संघ, सियासी दलों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने उनके बंद का समर्थन किया है। बंद सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा। किसान मोर्चा का कहना है कि इस बार बंद का दायरा ज्यादा बड़ा होगा। दुकानें, मॉल, बाजार बंद रखने के साथ ही तमाम छोटी बड़ी सड़कें और ट्रेन रोकी जाएगी। इस दौरान एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कई संगठनों के साथ मिलकर शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है। यह भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर भारत बंद किया जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार 26 मार्च को संपूर्ण रूप से भारत बंद रहेगा और किसान नेता दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी भारत बंद का प्रभाव देखा जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। बता दें कि दुकानें, मॉल आदि प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की गई है। पंजाब में सड़क व रेल यातायात को बाधित करने के साथ ही दूध और सब्जियों की भी सप्लाई बाधित रहेगी। ओडिशा और भुवनेश्वर में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और सड़क को जाम किया। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ अंबाला राजमार्ग को बंद किया। पंजाब और हरियाणा में रेल और यातायात, किसानों, कृषि मजदूरों, कमीशन एजेंटों, ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के विरोध के रूप में बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी चक्का जाम किया गया। भारतीय रेलवे ने बताया कि प्रदर्शनकारी पंजाब और हरियाणा के 31 स्थानों पर बैठे हैं, जो दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर डिवीजन में रेल आवाजाही को प्रभावित कर रहे हैं। 32 जिलों पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेगी और 4 शताब्दी ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। कोरोना वायरस ने दुनिया के हर उम्र के व्यक्ति को संक्रमित किया है। फिलहाल इस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ वयस्कों को ही लगाई जा रही है। वयस्कों में जहां कोरोना वायरस होने के आसार ज्यादा है, वहीं अभी तक बच्चों में इसके गंभीर परिणाम होने की उम्मीद बेहद कम है। हालांकि कई लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित है कि उनके बच्चों को कोरोना की वैक्सीन कब लगेगी। इसी सवाल के जवाब में फाइजर बायोएनटेक के प्रयास सफल रहे तो जल्द ही बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन आ सकती है। अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि साल 2022 के शुरुआती दिनों में कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए भी आ जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए फाइजर समेत कई कंपनियों के वयस्कों के लिए वैक्सीन पहले ही आ चुकी है और इसे तेजी से लगाया जा रहा है। फिलहाल ये वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों पर कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर भले ही कोई गंभीर परिणाम अब तक सामने न आया हो, लेकिन बच्चों से वयस्कों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के शुरुआती चरण के ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स को बुधवार को पहला इंजेक्शन दिया गया है। अमेरिका में 16 साल या उससे ऊपर के लोगों को फाइजर का कोरोना वायरस का टीका लग रहा है। अमेरिका में बुधवार सुबह तक 6.6 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। 6 माह तक के बच्चों में कोरोना वायरस टीका लगाने के लिए इसी तरह का ट्रायल पिछले सप्ताह मॉडर्ना कंपनी ने भी शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रशासन इस कवायद में जुट गया है कि होली पर माहौल शांतिपूर्ण रहे। इसके लिए पुलिस ने सड़कों पर स्थित मस्जिदों को तिरपाल से ढकना शुरू कर दिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि होली के दौरान मस्जिदों पर रंग या जूते फेंकने की घटनाएं हो जाती है। इससे अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है। इससे बचने के लिए मस्जिदों को प्लास्टिक कवर से ढका जा रहा है। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि शहर में करीब 41 मस्जिद है, जिन्हें प्लास्टिक कवर से ढकने के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। साथ ही पिछले साल होली पर जुलूस में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को अनुभव के आधार पर तैनात किया जाएगा। दरअसल 29 मार्च को होली मनाई जाएगी। इसी दिन सुबह लाट साहब का जुलूस निकलता है, जिसमें भारी भीड़ जुटती है। बेहद संवेदनशील माने जाने वाले लाट साहब के जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस ने 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। चौक कोतवाली इलाके के मोहल्ला मोहम्मद जई में स्थित मस्जिद को त्रिपाल से ढक दिया गया है, ताकि होली पर्व पर शरारती तत्व धर्मस्थल पर रंग फेंक कर शहर की फिजा को खराब न कर दे। धर्मस्थलों की सुरक्षा के लिए एक धर्मस्थल पर करीब आधा दर्जन पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। धर्मस्थलों पर रंग फेंकने के बाद अक्सर तनाव की स्थिति बन जाती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने धर्मस्थलों को त्रिपाल से ढकने की पहल की। इससे धर्मस्थलों पर रंग फेंकने की घटनाओं पर लगाम लगी है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के कुछ लोग यूपीए सेकंड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से मौजूदा यूपीए को मजबूत करने की जरूरत है। बता दें कि राउत ने एक दिन पहले ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की मांग की है। इससे पहले भी वह कई बार पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने का राग अलाप चुके हैं। बता दें कि यूपीए का फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व करती है और सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष है। राउत ने ताजा बयान दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, तीसरे, चौथे या 5वें मोर्चे का नाटक अब तक विफल रहा है।
इसीलिए मौजूदा यूपीए को मजबूत करने की आवश्यकता है। दिल्ली में कुछ लोग यूपीए सेकंड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वे कह रहे हैं कि यूपीए 1 को मजबूत करना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वे कौन से लोग हैं जो यह कोशिश कर रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि अगर यूपीए सेकंड का गठन हो जाता है तो मौजूदा यूपीए का महत्व कम हो जाएगा, फिर विपक्षी दलों के हाथ में कुछ नहीं होगा। पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की मांग पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने राउत को इस तरह की टिप्पणी नहीं करने की सलाह और कहा उनकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि संजय राउत शरद पवार के प्रवक्ता है। कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर राउत ने कहा शरद पवार देश के नेता है। उन्होंने कहा कि सबको पता है शरद पवार या उद्धव ठाकरे क्या है। राउत ने कहा कि इसके बारे में बोलने के लिए यूपीए का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। यूपीए का मुद्दा राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर भाजपा को टक्कर देनी है तो विपक्षी दलों के गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा होनी चाहिए। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों में 59,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 1,18,00,000 से ज्यादा हो गई है। लगभग 3.5 महीने बाद एक्टिव केस 4 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना के मामलों में 16 दिनों से इजाफा जारी है। मरने वालों की संख्या 1,60,000 को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 59,118 मामले सामने आए हैं। वहीं 257 लोगों की मौत हुई है। वहीं 32,987 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 11,07,56 सैंपल टेस्ट हुए। 18 अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार इतने मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,18,46,652 मामले सामने आ गए हैं। एक्टिव केस 4,21,066 पार कर गए हैं। कुल अब तक 1,12,64,637 लोग संक्रमण से उबर गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।